बहराइच में माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने जिला वित्त एवं लेखाधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के समर्थन में आवाज बुलंद की है। संघ के जिला मंत्री चंद्रभान वर्मा ने कहा कि निःशुल्क पुस्तक वितरण मामले में जिन अधिकारियों का नाम आया है वे नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी आदित्यनाथ का दावा, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा शक्ति और निवेश में उत्तर प्रदेश अग्रणी, जापानी उद्योग जगत को दिया आमंत्रण। सुधाकर सिंह का आरोप, एचपीवी वैक्सीन ट्रायल को लेकर बिल गेट्स फाउंडेशन पर सवाल, सीएम नीतीश को दी जानकारी। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर अमित शाह, सुरक्षा समीक्षा पर जोर, विपक्ष ने समय को लेकर उठाए सवाल। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग, सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। अजित पवार विमान हादसे पर सियासत तेज, रोहित पवार ने निष्पक्ष जांच, एफआईआर और एविएशन मंत्री के इस्तीफे की उठाई मांग। बिहार की राजनीति में उस समय हलचल बढ़ गई जब सुधाकर सिंह ने प्रेस वार्ता कर बिल गेट्स फाउंडेशन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि एचपीवी वैक्सीन के नाम पर भारत में स्कूली बच्चियों पर ट्रायल किए जा रहे हैं, जिनके प्रतिकूल परिणाम आने हैं। और सांसद ने 30 अगस्त 2013 को राज्यसभा के संसदीय स्थायी समिति की 72वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में तथ्यों का उल्लेख है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी दी है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित संस्था या सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। को जानने का हक है कि हमारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, याद करिए, यह बच्चियों पे टीकाकरण कहाँ किया जा रहा है? वह स्कूलों में किया जा रहा है। हम गार्जियन के तौर पे अपनी बच्चियों को, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जिन स्कूलों में हम भेजते हैं, उन स्कूलों में हमारी बच्चियों को चूहा, बंदर की कैटेगरी में गिनी पिग समझते हुए लगातार सरकार परोपकार के नाम पर इस तरह के टीकाकरण अभियान को और दवाई खिलाने का अभियान चला रही है, जिससे हमारी बच्चियां केवल बांझ ही नहीं हो रही हैं, गर्भधारण करने की क्षमता ही नहीं खत्म हो रही है, बल्कि आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसी टीका से सैकड़ों बच्चियों की मौत की खबरें आई, जिस पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जांच किया और जांच में स्वतंत्र जांच की आदेश देने के बाद भी देश में बैठी हुई सरकार के लोगों ने स्वतंत्र जांच की जगह अपराधियों से ही जांच कराने का काम किया। अपराधी कौन थे? एम्स, डीसीएमआर और आईसीएमआर, डीसीजीआई, यह तीनों के संरक्षण में इस टीका को बाजार में प्रशिक्षण के लिए, उसको कह सकते हैं कि ट्रायल के लिए उसको जारी किया गया था। तो जो लोग गुनाहगार थे वो जांच कैसे करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला था। समिति दोबारा बुलाती है कि आप कैसे जांच कर रहे हैं, स्वतंत्र जांच होना चाहिए, लेकिन उनका सरकारों पे इतना बड़ा प्रभाव था कि वो आज तक उसमें जांच नहीं हुआ और लिपापोती करने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष जहां होली से ठीक पहले दौरे के समय पर सवाल उठा रहा है, वहीं एनडीए इसे सीमावर्ती सुरक्षा के लिहाज से अहम बता रहा है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश से सटे इलाकों, खासकर किशनगंज क्षेत्र में घुसपैठ और नकली मुद्रा की शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे में गृह मंत्री का दौरा सुरक्षा समीक्षा के लिए जरूरी है। दफादार चौकीदारों पर हुए लाठीचार्ज पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सरकार की मंशा बल प्रयोग की नहीं होती, लेकिन हालात बिगड़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है। वहीं शराबबंदी के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अपने फैसले पर कायम है और कानून हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और जन जागरूकता का अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कि जो बॉर्डर हमारा है, हमारा बॉर्डर नेपाल से है, हमारा बॉर्डर बांग्लादेश से है, जिस पर अभी आ रहे हैं अमित शाह जी। नेपाल से हमारे यहाँ ड्रग ट्रेडर्स,
फेक करेंसी, ये सब की शिकायतें हैं। क्योंकि वो ओपन बॉर्डर है तो वहाँ से हमारा उस पर है, तो वो उस पर रिव्यू करेंगे मेरी समझ से। और दूसरा जो रिव्यू उनका है बांग्लादेश से है कि बांग्लादेश से बहुत सी घुसपैठिए हमारे सीमांचल में आए हैं। अगर आप वोटर लिस्ट और आधार कार्ड का मैच करिएगा सिर्फ किशनगंज के इलाकों में, तो आपको मेजर डिफरेंसेस मिलेगा कि आधार कार्ड की संख्या और वोटर लिस्ट। आधार कार्ड हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किशनगंज में। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि जो नंबर है वो वोटर लिस्ट की संख्या ज़्यादा है, आधार कार्ड की संख्या कम है। तो हम अगर बिहार में, अगर हमारे भारत में हम अपने जो हमारे घर के मुसलमान हैं, हमारे पास जो भी हमारे पास हिंदुस्तान का स्ट्रेंथ है, जो हमारे पास। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में प्रतिदिन हत्या, बलात्कार और गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, जो यह दिखाती है कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और तेजस्वी ने कहा कि राज्य में दो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे पहले से कमजोर हो चुके हैं। गृह विभाग भाजपा को दिए जाने पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग अपराध खत्म करने की बात करते हैं उन्हें पहले आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए बिहार दौरे को लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह बयानबाजी पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखकर की जा रही है। दिन प्रतिदिन जो है क्राइम में इजाफा हो रहा है। डेली हत्याएं हो रही हैं, डेली बलात्कार हो रहा है, डेली गोलियां चल रही हैं। ये दिखाता है कि बिहार में सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि सरकार जो है उनको संरक्षण दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अपराधी जो है वो राज कर रहे हैं इस मौजूदा सरकार में। जिसको मन उसको गोली मार दिया जा रहा है, जिसका मन जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। और सरकार के कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या दो उप मुख्यमंत्री हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और नीतीश जी तो पहले से बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनको तो अब याददाश्त ही नहीं रहता कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। आप देखिएगा, आज तक नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय जो है किसी को नहीं दिया, लेकिन इस बार भाजपा के लोग कर लेना। और जो लोग चीख करके कहते हैं अपराध के बारे में, पहले खुद का आईना तो देखें कि उनके शासन काल में इस तरह का अपराध जो है किस प्रकार से बढ़ रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से गोली मारने जा रही है? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां बताया जा रहा है कि रोहित पवार मरीन ड्राइव पहुंचे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लेने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एफआईआर लेने से मना कर दिया और रोहित पवार दिखे नाराज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि वीसीआर समेत एरो कंपनी पर एक्शन की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रोहित पवार मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे थे एफआईआर करवाने, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लेने से मना कर दिया। लेकिन शिकायत ली, कहा हम जांच करेंगे फिर आगे देखेंगे क्या करना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। रोहित पवार का आरोप है कि पुलिस ने उनके एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और केवल लिखित शिकायत ही स्वीकार की है।
पुलिस की ओर से कहा गया कि मामले की पहले जांच की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई कर इस पर फैसला लिया जाएगा। इस रवैये से रोहित पवार नाराज दिखाई दिए और बताया जा रहा है कि उन्होंने वीसीआर समेत आरओ कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यदि जल्द उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से आगे की लड़ाई लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो रोहित पवार आज मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। रोहित पवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और केवल लिखित शिकायत ही स्वीकार की है। पुलिस की ओर से कहा गया कि मामले की पहले जांच की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। इस रवैये से रोहित पवार नाराज दिखाई दिए। उन्होंने वीसीआर समेत एरो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यदि जल्द उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से आगे की लड़ाई लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रोहित पवार मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे थे एफआईआर करवाने, लेकिन पुलिस ने उन्हें एफआईआर लेने से मना कर दिया। लिखित शिकायत ली, कहा हम जांच करेंगे फिर आगे देखेंगे और क्या करना है। रोहित पवार नाराज भी दिखाई दिए और बताया जा रहा है कि पहले मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला भी लिया जाएगा। इस रवैये से रोहित पवार नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने वीसीआर समेत एरो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि यदि जल्द उचित कदम नहीं उठाए जाएंगे तो इंक्वायरी तब चाहिए होता है जब आपके मन में डाउट तुम्ही का बोला तुम्ही बोला नाही कशाला बोलताय साहेब पहिली गोष्ट आम्हाला ऍप्लिकेशन द्यायचं और उसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से सर्वेश तिवारी जी। जी सर्वेश जी, क्या जानकारी है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, क्या कोई कानूनी वजह है? देखिए, जिस तरह से डीजीसीए ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, कल देर शाम में ही ये रिपोर्ट आ गई थी तमाम सोशल मीडिया पे, साथ ही उसके बाद रोहित पवार के पास भी रिपोर्ट पहुंची थी। जिस तरह से महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हुई थी एक प्लेन हादसे में बारामती में, उसको लेकर शुरुआत से ही रोहित पवार जो है संघर्ष कर रहे थे। एक से एक जो टेक्निकल जानकारी हो, चाहे दूसरी मशीनरीज की जानकारी हो प्लेन को लेकर, वो तमाम जानकारी मीडिया के सामने बार बार रख रहे थे। शुरुआत में हालांकि भले ही शरद पवार ने कह दिया था कि ये एक हादसा है, इसके अलावा कुछ नहीं, ताकि मामले को थोड़ा सा एक बैलेंस किया जा सके, क्योंकि अजित पवार का जो एक क्रेज था महाराष्ट्र के लोगों में, वो बहुत बड़ा क्रेज था, लोगों को चाहते थे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है उसके बाद ये रिपोर्ट्स काफी चौंकाने वाली है। डीजीसी ने साफ करके जो वीएसआर कंपनी है उसकी जितने कुछ 4 से 5 अलग अलग जो प्लेन है उनकी जो मेंटेनेंस है, उसके जो पूरे अंदर की जो पूरी काम करने की जो पद्धति है कि प्रॉपर रूप से हवाई जहाज उड़ सकती है कि नहीं, क्या इसमें कोई खराबी कि नहीं, तो उस रिपोर्ट्स पे डीजीसीए ने आपत्ति जताई है और काफी कार्रवाई करके उन्हें पूरी तरह से उड़ान उनकी रद्द कर दी है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद डीजीसीए पर भी सवाल उठाते हुए रोहित पवार ने कहा है कि सिर्फ एसआर कंपनी पर ही पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि जो डीजीसीए की उन तमाम अधिकारियों को भी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के मामलों को देखते हैं और 1 दिन 2 दिन या महीना भर ही देखते हैं। उनका काम ही है कि इस तरह की मूवमेंट को देखा जाए। तो आज पूरे जो रिपोर्ट्स को लेकर उन्होंने सबसे पहले मीडिया से बात की, उसके बाद महाराष्ट्र विधान भवन के नजदीक जो मरीन ड्राइव पुलिस थाने, वहां पर अपने टीम के साथ गए थे एफआईआर दर्ज कराने कि अजित पवार का जो मौत है वो कहीं न कहीं एक
साजिश के तहत हो या एक लापरवाही हो, उसको तहत एफआईआर कराना चाहते थे। लेकिन यहाँ की जो लोकल पुलिस थाने की टीम है, मरीन ड्राइव थाने के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ टेक्निकल बातों का हवाला दिया कि यहाँ पर ये एफआईआर नहीं हो सकती। हालांकि जो प्रोसेस है, जो हमारी जानकारी है, जहाँ काफी सालों से हम जानते हैं कि जीरो बेसिस पे एक एफआईआर दर्ज करके जहाँ का मामला होता है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ा घराना है, काफी ऊंचे लोग हैं, तो हो सकता है कि इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए उस पुलिस अधिकारी ने कुछ रिक्वेस्ट किया हो, कि विनती की हो कि क्योंकि कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं। अब कल पूरी तरह से जो जानकारी मिली है अभी थोड़े समय पहले कि बारामती में रोहित पवार अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ ही अपने कुछ कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ कल बारामती के नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहां जिस पुलिस थाने के हद में हादसा हुआ था, वहां पर अजित पवार की मौत को लेकर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद आने वाले दिनों में रोहित पवार के पास ऐसी कई जानकारियां हैं, जो जानकारी हमें मिली है उनके कुछ नजदीकी लोगों के जरिए, उनके पास कई ऐसी जानकारियां हैं जिनमें कई बड़े लोगों के नाम उजागर हो सकते हैं। अगर प्रशासन ने या केंद्रीय एजेंसी जो है सीबीआई या जो स्टेट लेवल की सीआईडी अगर प्रॉपर रूप से अगर काम करती है, जांच रिपोर्ट प्रॉपर रूप से सामने आती है, जो भी दोषी हो, अगर ये मान के चला जाए कि अजित पवार की मौत एक प्लेन हादसे में ही हुई थी, अगर इसे मान के चला भी जाए, लेकिन प्लेन हादसा हुआ कैसे, क्या उसमें कोई कोताही बरती गई थी, लापरवाही बरती गई थी, एरोप्लेन में जो डीजल या पेट्रोल के कैन कैसे रखे हुए थे, ऐसे कई दर्जनों सवाल हैं जिनके जवाब शायद अभी तक ना तो वीएसआर कंपनी ने दिए हैं, ना ही डीजीसीए की तरफ से मुहैया कराए गए हैं। तो पूरा सवालों का जो पूरा एक पुख्ता जो एक फाइल कह सकते हैं, वो फाइल का जो पूरा जखीरा है रोहित पवार के पास, शायद उसके बलबूते पे, और वो फैक्टेबल जानकारी है, उसे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से एक बाद एक जानकारी रख रहे हैं, तो कल एक एफआईआर का जो प्रोसेस है वो बारामती में पूरा होते हुए नजर आएगा। और आने वाले दिनों में ये एफआईआर के जरिए, चाहे सीबीआई हो चाहे स्टेट की सीआईडी टीम हो, आने वाले दिनों में डीजीसीए के भी कई लोग इस मामले में नप सकते हैं। साथ ही वीएसआर कंपनी पर जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है, आने वाले समय में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, कई जानकार बता रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वीएसआर की तमाम गतिविधियों पर हमेशा के लिए नकेल भी लग जाए। जी, रोहित पवार ने वीसीआर और एरो कंपनी पर जो आरोप लगाए हैं, उन्हें किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? देखिए, जिस तरह से चाहे कोई भी वीआईपी जब मूवमेंट होता है तो एरोप्लेन से उड़ान भरने के लिए, तो उस वीआईपी मूवमेंट के पहले कई टेक्निकली प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं जिनको चेकआउट किया जाता है। उस चेकआउट करने में मंत्रालय प्रशासन जो यहाँ का हमारा सरकार है, उसमें कुछ अधिकारी होते हैं। बाद में वीएसआर कंपनी जो प्लेन को लेकर पहले सूरत से मुंबई आए थे, फिर मुंबई से पूना, फिर पूना से बारामती गए थे, उस प्लेन की भी तकनीकी रूप से जांच की जाती है कि उसकी तमाम जितनी गतिविधियां हैं उड़ान भरने के लिए, वो प्रॉपर रूप से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसके बाद जिस तरह से हादसा हुआ, हादसे को लेकर सभी लोग भौचक्का रह गए थे कि ये हादसा आखिरकार हुआ कैसे। लेकिन रोहित पवार ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिनके जवाब अभी तक तो फिलहाल किसी के पास नहीं, ना तो डीजीसी के पास है, ना तो वीएसआर कंपनी के पास। जिस तरह से रोहित पवार बार बार कहते हैं कि इनके तार देश के कई बड़े, चाहे उद्योगपति हो चाहे बड़े नेता हो, उनसे जुड़े हुए हैं, और आए दिन वही बड़े लोग इसी वीएसआर कंपनी के फ्लाइट के जरिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग बड़े जो मूवमेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े मीटिंग्स या सभाएं होती हैं, और उन सभाओं में जाने का काम करते हैं। शायद यही वजह है कि उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन डीजीसीए ने जिस तरह से एक रिपोर्ट पेश करके फिलहाल अभी उनकी 4 से 5 जो फ्लाइट मूवमेंट को पूरी तरह से कुछ गलत चीजें बताई है कि ये पूरी तरह से पुख्ता लेवल पे इसे उड़ान भरने में ये काबिल नहीं है, फिलहाल उन पर प्रतिबंध जरूर लगाया है। लेकिन सिर्फ 4 से 5 विमानों पर प्रतिबंध लगाने से रोहित पवार खुश नहीं है। उनकी जो मंशा है कि आने वाले दिनों में वीएसआर कंपनी पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए, और वो किसी को धमकाने या शायद जो भी जानकारी दे रहे हैं, डायरेक्टली उनकी बातचीत नहीं हो रही है, वो अपने पूरा लीगल प्रोसेस जा रहे हैं। जब भी उनको मीडिया से बात करना होता है, मीडिया के सामने रखते हैं, और उनके परिवार से भी बातचीत होती रहती है।
चाहे शरद पवार हो, चाहे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री जो है अजित पवार के बाद उनकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री बनी है सुचित्रा पवार हो, तो पूरा परिवार भी इस समय उनके साथ है और कोई गलत एक्टिविटी या गलत जानकारी रोहित पवार नहीं दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि डीजीसी की जो रिपोर्ट है ये जीता जागता सबूत है कि कल उसकी रिपोर्ट्स आई और विशाल कंपनी की 4 जो फ्लाइट हैं उसमें कई तरह की कोताही देखी गई है। जी, तो क्या इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्मा सकता है, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, अभी बारामती में अगर कल एफआईआर अगर दर्ज होता है तो आने वाले दिनों में एफआईआर जब दर्ज होगा तो बाकायदा उस एफआईआर में संबंधित कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं उनके नाम मेंशन किए जाएंगे एफआईआर में, क्योंकि जब एक शिकायतकर्ता एफआईआर दर्ज कराता है तो उसमें किसके खिलाफ आपको शिकायत है उनके नाम मेंशन किए जाते हैं। अब उन नामों की सूची में किन किन के नाम दर्ज किए जाएंगे, एक जाहिर सी बात है वेसार जो कंपनी है उसके नाम तो आएंगे ही, उसमें डीजीसीए के भी कुछ लोगों के नाम की फाइल उनके डिटेल है उनके पास, उनके नाम भी मेंशन हो सकते हैं। तो कल एफआईआर दर्ज होने के बाद तमाम उन लोगों के नाम सामने आएंगे कि रोहित पवार के टारगेट पे कौन कौन है, टारगेट या कहें कि जो लापरवाही की उन्होंने बरती थी उन तमाम लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज होंगे। एफआईआर की कॉपी आने के बाद उन तमाम के नामों की जो सूची है वो जाहिर की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी जानकारी देने के लिए। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।